हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल जी? क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूं? यस सर। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने बेलमेंट एंड प्लेज को कंप्लीट कर लिया। अब हम कर रहे हैं बेलमेंट एंड प्लेज के बाद अब हम यहां पर कर रहे हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी। दिस इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी शुरू करने से पहले कुछ चीजें समझिएगा ध्यान से, प्लीज ऑल ऑफ यू। राइट, देखिए बेटा, पहली बात तो इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 से लेके 147 तक होता है, लेकिन इसके अंदर जब हम बात करते हैं इंडेमनिटी की तो इंडेमनिटी के दो ही सेक्शन होते हैं, 124 एंड 125। 126 ऑनवर्ड्स तो गारंटी आ जाता है। लेकिन सर क्या हमें इसके सेक्शन नंबर याद करने हैं? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। वाई नॉट रिक्वायर्ड? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके जो सेक्शन नंबर्स हैं आपको चैप्टर्स के पता होने चाहिए, मेन सेक्शंस के पता होने चाहिए। इट विल सॉल्व योर पर्पस। सबसे पहली चीज समझिएगा ध्यान से, इंडेमनिटी एंड गारंटी, इसका मतलब क्या होता है सुनिए। इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक इंसान प्रॉमिस करता है दूसरे इंसान से कि मैं तेरा नुकसान होने नहीं दूंगा, या अगर तेरा नुकसान हुआ तो वो भाई उठाएगा, भाई तेरा लॉस कॉम्पनसेट करेगा, मैं तेरा लॉस कॉम्पनसेट करूंगा, लेकिन तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। समझ आई बात? अगर सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखिए, इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which promiser, जिसको हम यहां बोल रहे हैं इंडेमनीफायर, promises the promisee, यानी कि इंडेमनीफाइड, to save him from the loss, if any, या from the loss, save him from the loss, और compensate him, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक बंदा, जिसको हम प्रॉमिसर या इंडेमनीफायर बोल रहे हैं, वो प्रॉमिस करता है प्रॉमिसी को या इंडेमनीफाइड को कि मैं तेरा नुकसान होने नहीं दूंगा, या अगर हुआ तो उसका कॉम्पनसेशन, उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो इंडेमनीफायर है वो हुआ
और जो प्रोमिसर है जो कह रहा है नुकसान होने नहीं दूंगा वो हुआ इंडेमनीफायर, और जिसको कह रहा है वो हुआ इंडेमनीफाइड। तो ये सर इतनी बात हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब यहां सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या कह रहा हूं देखिए, अब यहां पर दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज यहां पर कहता है फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कितने लोग कहते हैं हाँ सर बात तो ठीक है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सोचिए हाँ या ना। यहां पर अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी हमको यानी कि इंश्योर्ड को, कार ओनर लिख देता हूं चलो मैं यहाँ पे, कार ओनर जो है उसको गारंटी देती है। क्या गारंटी मतलब, उसको एक प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है कि मैं इंश्योरर हूं या इंडेमनीफायर हूं, जो मर्जी कह लो आप, और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कार ओनर को कि आप इंश्योर्ड हो या इंडेमनीफाइड हो, एक ही बात है, राइट जी। और अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे गाड़ी ठुके हम उसकी भरपाई करेंगे। तो कितने लोगों को समझ आया कि भाई इसमें एक प्रॉमिस आया कि सर आपका डैमेज, आपकी कॉस्ट, आपका कोई भी सम, वो सब हम पे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस जाइए, आप अपनी गाड़ी को शोरूम में खड़ा कीजिए, जीरो डेट इंश्योरेंस, आपको 1 रुपया नहीं देना है, गाड़ी अपने आप ठीक होके आपको मिल जाएगी। कितने लोग कहते हैं हाँ सर बात ठीक है, समझ आ गई, बोलो राइट, यस सर, ये बात क्लियर है। अब इधर सुनिएगा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फादर ने शॉपकीपर को बोला कि मेरे बेटे को मोबाइल दे दो, मेरे बेटे को एक मोबाइल दे दो ₹10,000 तक का, आई विल पे यू। तो फादर ने इंस्ट्रक्ट किया शॉपकीपर को कि आप पे कर दो, मेरे मोबाइल, बेटे को मोबाइल दे दो 10,000 रुपए तक का, मैं आपको पे कर दूंगा। क्या ये इंडेमनिटी है, हाँ या ना करके जवाब दो, क्या ये इंडेमनिटी है? इज दिस ऑल्सो इंडेमनिटी? ये भी इंडेमनिटी है, 100% इंडेमनिटी है। मतलब सर कैसी सी बात कर रहे हो, देखो ना इधर, इंडेमनिटी में क्या पढ़ा आपने, इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंडेमनीफायर, यानी कि यहां पर हो गया फादर, प्रोमिसेस द शॉपकीपर यानी कि इंडेमनीफाइड टू सेव हिम फ्रॉम द लॉस और टू कॉम्पनसेट हिम, कि भाई तू 10,000 रुपए का फोन दे दे, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। तू 10,000 रुपए का फोन दे दे, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। समझ आई बात, बोलो। तो जब ए ने बी को बोला तू सी को सामान दे दे, पैसे मैं दूंगा, तो ये क्या है, इंडेमनिटी। यहां फादर साहब कौन हो गए, यहां फादर साहब हो गए इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर। और यहां ये शॉपकीपर कौन हो गया, इंडेमनीफाइड। किसी को इसमें कोई डाउट, बोलो। नो डाउट, क्लियर है, नो डाउट। अब यहां आते हैं मजे की बात पे, सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। अब एक बार क्या हुआ, मैं जब छोटा था, शायद 10th क्लास में था, मैंने पापा को कहा मोबाइल लेना है, तब नए नए मोबाइल आए थे हमारे लेवल पे। तो पापा को कहा मोबाइल लेना है, पापा दुकानदार पे ले गए, बोला कि इसको 10,000 रुपए तक का कोई भी फोन दे दियो। उसने कहा ठीक है। मेरे को ना 25,000 रुपए का फोन पसंद आ गया। उस टाइम पर नोकिया 6600 पहला स्मार्टफोन था, वो पूरी दुनिया का, दुनिया में पहला स्मार्टफोन था जिसका नाम था नोकिया 6600, नोकिया 6600। और वो जो नोकिया 6600 फोन था,
वो मैंने ले लिया 25,000 रुपए का। मैंने कहा यार बहुत महंगा। कह रहा कोई ना, तेरे पापा को मैं बोल दूंगा, मना थोड़ी करेंगे, ले जा। मैं ले आया। अब पॉइंट ये था कि फादर साहब को जब पता चला कि वो फोन 25,000 का, फादर साहब ने कहा मैं तो नहीं देता पैसे। उन्होंने कहा अंकल ये क्या बात हुई, 10,000 आपने कहा था, मैंने दे दिया, फोन पसंद आ गया बेटे को। उसको लगा बोल देगा पापा को। पापा कहते पागल है, तब 5,000 पे तोला सोना होता रहा, 4,000 पे। पापा कहते पागल है, उसको 5 तोले की ब्रेसलेट नहीं बनवा के दूंगा, फोन दे दिया इतना महंगा, मैं तो नहीं दे रहा वैसे। अब पॉइंट ये है कि क्या वो मेरे फादर से पैसे मांग सकता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को वेरिएट कर दिया। जो वेरिएशन होता है ना टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप पैसे नहीं मांग सकते, फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। पापा ने क्या बोला था, मेरे बेटे को 10,000 रुपए तक का फोन दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो उसने दे दिया 25,000 का। तो क्या उसने टर्म्स को चेंज कर दिया? हाँ जी। अब क्या वो मेरे फादर पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। फादर पे तो वो केस कर नहीं सकता। मेरे पे कर सकता है ना? कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं माइनर था, मैं उस टाइम पर माइनर था, और माइनर पे केस हो नहीं सकता है। माइनर इज नॉट लाइबल फॉर लग्जरीज, माइनर इज लाइबल फॉर नेसेसिटीज ओनली। और मोबाइल लग्जरी है, नेसेसिटी था नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे तो लग्जरी था एक स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे से इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि मैं माइनर हूं और मोबाइल लग्जरी है। पापा से इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को उसने चेंज कर दिया। कितने लोगों को बात समझ आई? बोलो जी, क्या हम सब लोगों को सारी बात क्लियर है? सर इसका मतलब ये हुआ कि वो शॉपकीपर को पैसे नहीं मिले? नहीं नहीं, शॉपकीपर को पैसे मिले, पापा ने बड़े रुला के दिए उसको पैसे। मतलब कैसे दिए? पापा ने एक्चुअली में मेरे को सबक सिखाना चाहा, जिस चक्कर में मेरी तो लगी लगी, बेचारे उसकी भी लगी, उस बेचारे की भी लगी। कैसे लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या कि वो जो शॉपकीपर था उसको पापा ने कहा था 10,000 तक का फोन दे दे, उसने दे दिया 25,000 का फोन। पापा ने मेरी हर महीने 1,000 रुपए पॉकेट मनी काटी, और 1,000 रुपए पॉकेट मनी काट के उसको मेरे ख्याल 14 महीने में पैसे दिए एक्स्ट्रा। 1,000 रुपए महीना काटा, उसको 1,000 रुपए महीना दिया। वो कह रहा बाबूजी क्या करूं? पापा कहते मैं क्या करूं? मैं कहा पापा पॉकेट मनी कहते बेटा तूने ही तो किया था ना। अच्छा वो टाइम है और आज का दिन है, पिताजी ने जो चीज की जितनी लिमिट बोली, मेरे को भी अकल आ गई और पूरी मार्केट को भी आ गई। समझ आई बात? मेरे को भी अकल आ गई और पूरी मार्केट को भी। उसके बाद जब फोन रिचार्ज कराना होता था ना, पापा उसको फोन करते थे 500 का रिचार्ज करते, मैं कहता था भैया 1,000 का कर दो ना। कह रहा भाई मेरे हाथ जुड़े तेरे बाप के सामने, मेरा कोई मूड नहीं है, मेरे को हर हफ्ते 10 रुपए देगा, वो मैं नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड को बोलता है कि मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, ये वाली चीज आप कर दो। लेकिन 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 मेरा एक सवाल है, ये इंडेमनीफायर है, ये इंडेमनीफाइड है, मैं थर्ड पार्टी हूं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं कि फादर साहब बोले अब तू दे 10,000 रुपए ना, 10,000 रुपए वो मेरे से नहीं मांग सकते। तो क्या ये वाली बात सबको समझ आई कि इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड दो पार्टीज हैं, ये थर्ड पार्टी है, इसके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। ना आप मेरे से पैसे मांगोगे ना पापा मांगेंगे। शॉपकीपर आके नहीं कह सकता 10,000 रुपए दे। क्यों भाई, क्यों दूं मैं? पापा ने बोलता उनसे ले। फादर मेरे को नहीं कह सकता तेरे मोबाइल के लिए 10,000 रुपए दिए हैं भाई। तो इंडेमनिटी है, आप इंडेमनीफायर हो, वो इंडेमनीफाइड है, मैं थर्ड पार्टी हूँ, आपका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने बोला था मोबाइल दूंगा पैसे लूंगा तेरे से, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अब हम इसको करते हैं उल्टा। इधर सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, सुनिए। मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा मेरे को ना गाड़ी लेनी है। मैंने कहा पापा गाड़ी लेनी है। पहली गाड़ी जो मैंने ली, फर्स्ट गाड़ी किश्तों पे ली। पहले तो सेकेंड हैंड गाड़ी ली, फिर EMI पे ली, फिर उसके बाद तो आ गए पैसे। तो मैंने कहा पापा मेरे को गाड़ी लेनी है। बोले कौन सी गाड़ी लेनी है? मैंने कहा मेरे को ना गाड़ी लेनी है निसान माइक्रा कार लेनी है, और मेरे पास पैसे नहीं है, 6.5 लाख की गाड़ी है, और मेरे पास है 3 लाख रुपए, 3.5 लाख का लोन चाहिए। तो फादर ने बैंकर को गारंटी दी। फादर ने बैंकर को बोला कि आप मेरे बेटे को लोन दे दो, आप मेरे बेटे को 3.5 लाख रुपए का लोन दे दो, वो रीपे करेगा। अगर उसने रीपे नहीं किया, अगर मेरे बेटे ने रीपे नहीं किया, तो मैं पे कर दूंगा। तो देन आई विल पे, अब मेरा एक सवाल है, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ने बोला उसको फोन दे दो, आई विल पे। अब कह रहे हैं उसको लोन दे दो, अगर उसने पे नहीं किया देन आई विल पे।
क्या दोनों में कुछ फर्क लग रहा है आपको? बोलिए, क्या दोनों में कॉन्सेप्ट वाइज कुछ फर्क लग रहा है? इसको मोबाइल दे दे, पैसे मैं दे दूंगा। इसको लोन दे दो गाड़ी का, अगर ये लोन नहीं देगा, रीपे करेगा, तो मैं दे दूंगा। ये जो है ना, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और इस केस के अंदर ये बैंकर है क्रेडिटर, मैं हूं प्रिंसिपल डेटर, मेरे फादर साहब हैं श्योरिटी। अब अगर मैंने पैसे नहीं दिए और मेरे फादर ने दिए, तो इस केस में मैं पापा को देने के लिए लाइबल हूं। ये बात सबको समझ आ गई? देखो अग्रीमेंट देखो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। भाई इसको मोबाइल दे दे, पैसे मैं दे दूंगा। इसको मोबाइल दे दे या लोन दे दे, अगर पैसे इसने नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। समझ आ रहा है ना बेटा सबको? अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा, अगर इसने नहीं दिए तो मतलब इसमें शॉपकीपर पापा से ही पैसे मांगेगा, पापा की प्राइमरी लायबिलिटी है। इसमें शॉपकीपर पहले मेरे से मांगेगा, मैं नहीं दूंगा तो पापा से मांगेगा। कितने लोगों को कहानी क्लियर है? जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को कहानी क्लियर है कि पहले वो शॉपकीपर से पैसे मांगेगा, शॉपकीपर पापा से पैसे मांगेगा, पापा नहीं देंगे तो वो मेरे से मांगेगा। तो यस सर, इतनी बात तो हमको समझ आई। अब अगर मैं इधर इसमें डिफरेंस बिटवीन क्रिएट करूं, अगर मैं इसमें डिफरेंस बिटवीन क्रिएट करता हूं, देखिए यहां हम करते हैं इंडेमनिटी, यहां करते हैं गारंटी। याद रखिएगा सेक्शन नंबर आपको साथ में लिखना पड़ता है। सेक्शन नंबर के आपको मार्क्स नहीं मिलते, उसको पॉइंट मत बनाना अलग से, ठीक है? अब बताओ पॉइंट्स। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, दैट इज इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, दैट इज क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। इसके अंदर एक अग्रीमेंट होता है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड के बीच में। इसमें तीन अग्रीमेंट्स होते हैं, एक होता है श्योरिटी और क्रेडिटर का, एक होता है क्रेडिटर और डेटर का, एक होता है डेटर और श्योरिटी का। इसका अग्रीमेंट होता है क्योंकि ये गारंटी ले रहा है, ये गारंटर है ना, श्योरिटी मींस गारंटर। एक हम दोनों का होता है क्योंकि वो लोन मेरे को दे रहा है, एक मेरा और इसका होता है क्योंकि अगर इसने पे कर दिया, मैंने नहीं किया, ये देगा तो कल को मैं इसको दूंगा। तो मतलब प्रिंसिपल डेटर जो है उससे आप पैसे मांग सकते हो। इसमें जो इंडेमनीफायर था उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी थी, प्राइमरी। इसमें जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है एंड कॉन्टिंजेंट भी है। कॉन्टिंजेंट मतलब मे और मे नॉट। अगर उसने पैसे दे दिए तो आपके पास नहीं आएगा वो, अगर प्रिंसिपल डेटर ने दे दिए तो वो आपसे नहीं मांगेगा क्रेडिटर। इसमें तो प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपकी है, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। अच्छा, इसके अंदर इंडेमनीफायर कैन नॉट क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब चाहे यहाँ सगा बेटा ही था उस एग्जाम्पल में, पर यहाँ पर श्योरिटी कैन क्लेम फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। समझ आ गया बेटा क्या बोल रहा हूं? तो क्या ये सारी की सारी बात हमें अच्छे से क्लियर है? जवाब दीजिए प्लीज। यस सर, ये सारी की सारी बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई। क्लियर है जी सबको? डन, राइट। तो यहाँ हमें समझ आया कि इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। यस, बिल्कुल सही। प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, उसके अलावा और किसी से पैसा नहीं मांगा जाएगा।
इंडेमनीफायर कैन नॉट sue अदर पार्टी फॉर लॉस, थर्ड पार्टी नहीं, ये भी एक उस पर केस नहीं कर सकता। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। जैसे कि पागल आदमी के साथ नहीं हो सकता, माइनर के साथ नहीं हो सकता, कनपट्टी में पिस्टल रख के नहीं हो सकता। कुछ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कहता है वो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स में सारे के सारे इसमें होने चाहिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही वाली बात आ गई। इंडेमनीफाइड कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब ये क्या कह रहा है देखो, ना तो इंडेमनीफायर मेरे से पैसे मांग सकता है ना इंडेमनीफाइड, समझ आ रही है बात? ना तो शॉपकीपर मेरे से 10,000 मांग सकता है ना मेरे फादर मांग सकते हैं। ठीक है जी, बोलो, ना तो शॉपकीपर मांग सकता है ना मेरे फादर मांग सकते हैं। आपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से पैसा नहीं मांग सकती, क्लियर है ना सबको? इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से पैसा नहीं मांग सकती। मतलब जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उससे पैसा नहीं। सर थर्ड पार्टी डू नॉट लाइबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंडेमनिटी। अनुष्का जी, लोन तो इंडेमनिटी में आएगा ही ना, लोन तो गारंटी में आएगा ना बेटा, आप गलत जगह लेके जा रहे हो ना। लोन कभी इंडेमनिटी में आता है, लोन गारंटी में आता है। लोन में होता है इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो लोन तो गारंटी में आता है। जब हम बात करते हैं आपके इंडेमनिटी की, तो इंडेमनिटी में तो थर्ड पार्टी की कोई लाइबिलिटी होती ही नहीं है। इंडेमनिटी में कोई लाइबिलिटी होती ही नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? इंडेमनिटी में थर्ड पार्टी की कोई लाइबिलिटी होती ही नहीं है। क्लियर है जी? राइट, थर्ड पार्टी से आप कोई पैसा मांग ही नहीं सकते। और जो आप लोन देने की बात कर रहे हो, लोन तो गारंटी वाला पार्ट हुआ। तू उसको लोन दे दे, पैसे मैं दूंगा, फिर ये लोन थोड़ी हुआ। तू उसको लोन दे दे, अगर वो रीपे नहीं करेगा मैं करूंगा, ये हुआ ना, ये लोन हुआ ना। सोचो लोन का मतलब क्या है, लिया बेटे ने, पैसा बाप वापस करेगा, ये लोन है कि इंडेमनिटी है? ये तो इंडेमनिटी है। लोन तो बोलता उसको दे दे, वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। क्लियर है बेटा? एम आई क्लियर जी? लोन वाला जो एग्जाम्पल है बच्चे, वो गारंटी का पार्ट होगा, ना कि इंडेमनिटी का। क्लियर है? बोलो अनुष्का जी, जिन्होंने पूछा था वो क्लियर है? थर्ड पार्टी इज नॉट लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ लोन इन इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में लोन नहीं होता, लोन हमेशा गारंटी में आएगा। देखो ना, मैंने शॉपकीपर को, मैंने किसी को बोला बैंकर को इसको लोन दे दे, रीपे मैं करूंगा, ऐसा होता ही नहीं कभी, ऐसा होता ही नहीं कभी। ठीक है, लोन को तो उसने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, ये होता है। तो मतलब लोन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लोन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फादर ने इसको बोला वही 10,000 वाला मोबाइल, मेरे वाला सेम एग्जांपल जो मैंने अभी दिया था, ये भी मेरी बुक है। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ, प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ सम पर्सन मतलब प्रिंसिपल डेटर, राइट? राइटिंग इज नॉट नेसेसरी, राइट? गारंटी का ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्करेंस ऑफ प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी, मतलब तीन पार्टीज, मतलब गारंटी में तीन पार्टीज होती है और तीनों एक साथ होती है। समझ आई बात? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं और तीनों एक साथ होती हैं, मतलब एक साथ तीनों पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है बेटा? एक साथ तीनों पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो यहां तक सर हमको बात समझ आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक बार रीड करेंगे, यहां तक। सबसे पहले क्या कीजिए, सुनिए, पहले इसको रीड कीजिए, मैं खुद ही करा रहा हूँ रीड, पहले इसको रीड कीजिए, देखिए ये क्लियर है, इसको करिए, ये क्लियर है? डन। अब इसको रीड कीजिए, ये क्लियर है? अब इसको रीड कीजिए, ये गारंटी वाली बात आ गई। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा, ये गारंटी है। उसको पैसे दे दे मैं दे दूंगा, ये इंडेमनिटी है, राइट? अब ये पढ़िए,
राइट? डन सर। एक बार पढ़ लो इसको पूरा, सबने पता नहीं पूरा रीड किया कि नहीं, एक बार इसको पूरा रीड कर लो। इसमें 2 पार्टीज हैं, इसमें 3 है, इसमें एक अग्रीमेंट है, इसमें 3 है। इसमें इंडेमनीफायर से पैसे मांगोगे, उसमें पहले मांगोगे उससे, किससे? डेटर से, वो नहीं देता तो फिर श्योरिटी से। इसमें इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी से, बाप बेटे से पैसे नहीं मांग सकता, इसमें मांग सकता क्योंकि ये इंडेमनिटी दी है, बाप ने बेटे के फेवर में गारंटी दी है। सिंपल, डन। अब यहां से रीड करना शुरू हो जाओ। क्लियर है जी? कल को मान लो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम रिजेक्ट कर देती है, मैं इंश्योरेंस कंपनी पे केस करता हूं, मैं कल को केस जीत जाता हूं, तो मेरा जो गाड़ी का डैमेज हुआ वो भी भरेंगे, मेरी जो केस करने की कोर्ट में कॉस्ट लगी है वो भी देंगे, मेरी जो आने जाने का खर्चा हुआ वो भी देंगे, मेरे जो वकील का खर्चा हुआ वो भी देंगे। समझ आ गई बात? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर इंश्योरेंस इंडेमनिटी में आएगा, इसका मतलब है आप लेट आए हो, ये तो हमने देखो पढ़ा ही है। ये बच्चा पूछ रहा है सर क्या इंश्योरेंस इंडेमनिटी में आएगा? भाई हमने स्टार्टिंग में इसी किया ना, इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इंडेमनिटी, राइट बेटा? क्लियर है ना सबको? भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 2 लाख रुपए की ठीक होनी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, मैंने वकील हायर किया, 50,000 रुपए उसने लिए, कोर्ट में केस करने की कोर्ट फीस लगती है, कोर्ट में पैसा जमा हुआ, आने जाने का खर्चा हुआ, वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी जब मैं केस जीत गया तो, राइट? अब एक बार इसको रीड कीजिए, अब एक बार इसको रीड कीजिए प्लीज। किसी को भी कोई डाउट? नो डाउट? क्लियर है सर? सिंपल।
अब इस पे आ जाओ, इसको रीड करो पहले। यस सर, नो डाउट। अब एक बार इसको भी कर लो। डिफरेंस बिटवीन यस सर, क्लियर, नो डाउट। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है। सबसे पहले आप ये बताओ, अब ये क्लियर है कि जो इंडेमनिटी है उसमें आगे और कुछ नहीं है। इंडेमनिटी में आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडेमनिटी के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ है ना। इंडेमनिटी के लिए इंश्योरेंस लॉ है, मरीन इंश्योरेंस लॉ है। तो इंडेमनिटी के सिर्फ 2 सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि इंडेमनिटी अलग अलग नेचर की होती है, तो अलग अलग लॉज हैं उसके लिए। लेकिन गारंटी के लिए यही वाला कानून है, गारंटी के लिए और कोई कानून है नहीं। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। सर, अनलेस असाइनमेंट वाला लास्ट पॉइंट है, मेरे को बताओ कहां पे है। रुको, कहां पे है ये कह रहे हो? देखो, द श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ द डेट व्हेन द प्रिंसिपल डेटर हैज फेल्ड टू पे। प्रिंसिपल डेटर में नहीं दिया तो श्योरिटी ने पे कर दिया। इज एंटाइटल्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि श्योरिटी जो है वो केस कर सकता है। श्योरिटी किस पे केस कर सकता है? प्रिंसिपल डेटर पे। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? बट द इंडेमनीफायर कैन नॉट sue थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम unless there be assignment. He must sue in the name of indemnified. He must sue in the name of indemnified. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए सुनिए सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर साहब ने शॉपकीपर को बोला कि इसको मोबाइल दे देना 10,000 रुपए का, मैं आपको दे दूंगा। इसको 10,000 रुपए का मोबाइल दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है। अब फादर साहब ने 3 दिन बाद क्या किया? बिना पूछे इसको पेटीएम कर दिया। अब पता चला कि भाई इसने तो मोबाइल दिया नहीं, इसने मोबाइल दिया ही नहीं इसने मोबाइल। क्या इस केस के अंदर ये मेरे फादर पे केस करे, ये मेरे फादर पे केस कर सकता है या मैं केस करूंगा? मतलब मोबाइल जो देना था सन को। अब इस केस में बताओ क्या होगा? ये मेरे फादर केस करेंगे, ये मतलब मैं केस करूंगा, मेरे फादर केस करेंगे? जल्दी बताओ। मैं केस करूंगा, मेरे फादर केस करेंगे? जल्दी बोलो। मेरे फादर करेंगे, लेकिन 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 क्या मेरे बिहाफ पे करेंगे कोर्ट में? क्या मेरे बिहाफ पे करेंगे? यस। तो वही कह रहा है, तो जो इंडेमनीफायर है ही मस्ट sue इन द नेम ऑफ इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर केस करेगा तो इंडेमनीफाइड के नाम पे करेगा, मतलब इंडेमनीफाइड को करेगा। या अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहूं, अगर मैं इस पे ऐसे कहना चाहूं कि भाई मेरे जो फादर हैं ही मस्ट sue इंडेमनी, यहाँ पर ना ही मस्ट sue इन द नेम ऑफ इंडेमनीफाइड। ये एक और एग्जांपल है, ये भी मैं दे देता हूं अभी आपको।
पर इतनी बात पहले समझ आई कि अगर इसने डिलीवर नहीं किया तो मेरे फादर इस पे केस कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है? एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, ये वाला नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन आज मैं बताता हूँ। पहले ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया कि अगर नॉन डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, इफ देयर इज नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियस सी बात है माय फादर कैन स्यू हिम, माय फादर कैन स्यू हिम। ये वाली बात आ गई समझ, ठीक है? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब हम चलते हैं इधर उस वाले एग्जाम्पल में जो वहां लिखा हुआ है। सुनिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है सर जो इंडेमनीफायर है वो थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता अनलेस देयर बी असाइनमेंट। अब जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं पहले उसको समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कई बार क्या होता है कि भाई जो थर्ड पार्टी है इसका और इंडेमनीफायर का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया अलग से। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, गारंटी नहीं है, इट इज नॉट गारंटी। इंडेमनीफायर ने शॉपकीपर को बोला कि तू इसको मोबाइल दे दे, ठीक है, 10,000 रुपए का, आई विल पे यू, आई विल पे यू, ठीक है जी। अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि इंडेमनीफायर ने बोला, शॉपकीपर ने दे दिया, इंडेमनीफायर ने पैसे दे दिए। थर्ड पार्टी ने इंडेमनीफायर के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको 100 रुपए पर डे दूंगा 120 दिनों तक। ये बात समझ आ रही है? मैं आपको 100 रुपए पर डे दूंगा 120 दिनों तक। कहना इसे कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडेमनीफायर एक छोटा मोटा फाइनेंसर है, ये एक फाइनेंसर है, ये एक गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला बंदा है, और ये एक मोबाइल की शॉप का ओनर है। अब मोबाइल की शॉप का ओनर गोलगप्पे वाले को 100 रुपए रोज पे तो मोबाइल नहीं देगा, सोचो हाँ या ना? मोबाइल की शॉप का ओनर गोलगप्पे वाले रेडी लगाने वाले को, एक हॉकर पेडलर को 100 रुपए रोज पे तो देगा नहीं। या ये बोले कि भैया रोज आना 100 रुपए के गोलगप्पे खा जाना मेरी दुकान पे, आप मेरे को मोबाइल दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये जो फाइनेंसर है, फाइनेंसर जिसका काम ही यही है कि लोगों से ब्याज पे पैसा देना और फिर लेना, इकट्ठे करना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 10,000 रुपए दे रहा है और 4 महीने में इसको पैसा कितना मिल जाएगा, 4 महीने में 12,000 मिल जाएगा। कहना ही से इसने तो 4 महीने में 20% का इंटरेस्ट कमा लिया, इतना तो बैंक 4 साल में नहीं देता, सोचो हाँ या ना? तो यहाँ इंडेमनीफायर ने इसको बोला कि इसको मोबाइल दे दे, मैं पैसे दे दूंगा, दे दिए। और अब यहाँ पर इंडेमनीफायर जो है वो इससे रिकवरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और कैसे करेगा, कैसे करेगा रिकवरी? इन द नेम ऑफ शॉपकीपर। मतलब इन द नेम ऑफ शॉपकीपर मतलब शॉपकीपर ने जो बिल बनाया होगा, बिल, शॉपकीपर ने जो बिल बनाया होगा उसको, बिल हुआ इसके नाम पे, सोचो बिल तो इसके नाम पे है ना, सोचो हाँ या ना? बिल इसके नाम पे गया, यस सर, लेकिन पेमेंट इसके पेटीएम से गई है, पेमेंट इसके पेटीएम से गई है। तो इसका मतलब अब ये केस कर सकता है इस पे। लेकिन ये गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गारंटी तो तब होता ना जब शॉपकीपर कहता, ये शॉपकीपर को बोलता इसको दे दे, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये तो एक तीसरा ही एंगल आ गया ना, जो गारंटी नहीं है लेकिन इंडेमनिटी में एक चीज और ऐड हो गई। क्या चीज ऐड हो गई इंडेमनिटी के अंदर? इसका अपना पर्सनल प्रॉफिट। सोचो हाँ या ना? सोचिए, तो अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंडेमनीफायर केस कर सकता है। क्लियर है जी? तो इंडेमनीफायर केस कर सकता है, ठीक है, डन। तो ही मस्ट यू इन द नेम ऑफ इंडेमनीफाइड, फिर ये इंडेमनीफाइड की जगह पे आ जाएगा, ये इंडेमनीफायर जो है फिर ये खुद इंडेमनीफाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसने इसको कहा था मैं आपको 100 रुपए रोज दे दूंगा, ये इंडेमनी, देखो ना इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पार्टी, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? भैया आप उसको पैसे दे दो 10,000, मैं आपको 12 दे दूंगा, भैया आप उसको 10,000 दे दो, मैं आपको 12 दे दूंगा। तो क्या यहाँ पर ये इंडेमनीफायर और ये इंडेमनीफाइड नहीं हो गया? सोचो, सोचो, क्या ये इंडेमनीफायर और ये इंडेमनीफाइड नहीं हो गया? सोचो हाँ या ना? भैया आप उसको मेरी जगह 10,000 दे दो, मैं आपको 12,000 दे दूंगा रोज का 100 रुपया। तो यहाँ ये इंडेमनीफायर है, शॉपकीपर इंडेमनीफाइड है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये इंडेमनीफायर हो गया और ये इंडेमनीफाइड हो गया। तो ये एज एन इंडेमनीफाइड इन दैट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इस पे केस कर सकता है। लेकिन इसको हम गारंटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि गारंटी में इसकी लाइबिलिटी इसके टुवर्ड्स होती है, वो तो है ही नहीं। लाइबिलिटी तो इसी के इसके टुवर्ड्स और इसकी लाइबिलिटी इसके टुवर्ड्स। तो इससे आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो रहे हैं। एम आई क्लियर विद दिस? बोलिए, बोलो जी। यस सर, क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है। अभी एक बच्चे को डाउट है सर, पॉइंट नंबर 3rd and 4th। बेटा ये दोनों
The indemnifier need not necessarily act at the request of the debtor. The surety gives guarantee only at the request of the principal debtor. ध्यान से देखो, surety gives guarantee only at the request of principal debtor. ये बात तो ठीक है. हम खुद गारंटी देते हैं या सामने वाला हमारे पास आता है कि मेरी गारंटी दे दो भैया? सोचो, हम खुद कहते हैं गारंटी देंगे, गारंटी ले लो, गारंटी. ऐसा होता है क्या? या कोई जानकार आता है, पड़ोसी आता है, कोई पड़ोसी आता है कि भैया मैं लोन ले रहा हूं, मेरी गारंटी दे दो यार, राइट? द इंडेमनीफायर नीड नॉट नेसेसरली एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर. कहता है इंडेमनीफायर जो है वो थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पे काम करेगा, ऐसा नहीं है. जरूरी नहीं है कि बच्चा बोले पापा मेरे को ये दिलवा दो, हम खुद ही कहते हैं यार बच्चे को दे दे, होता है ना ऐसा. तो इसका मतलब इंडेमनीफायर अपनी मर्जी से भी एक्ट कर सकता है या थर्ड पार्टी के कहने पे भी, लेकिन श्योरिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर के कहने पे ही गारंटी देता है. समझ आ गई बात? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इस केस के अंदर मैं अपने फादर के पास गया हूंगा, तभी फादर ने गारंटी दी होगी मेरे लोन की. इस केस में हो सकता है फादर ने अपनी मर्जी से गिफ्ट दे दिया, हाँ यार बर्थडे आ रहा है, चल यार बेटे का बर्थडे आ रहा है, दे दियो. मतलब इस केस में जरूरी नहीं है मैंने इन्हें अप्रोच किया हो, पर इस केस में तो जरूरी है कि मैंने इन्हें अप्रोच किया हो. समझ आई बेटा बात? बोले जी यस सर. अब एक बार पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखिए, क्या यही लिखा है? पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखिए, यही इंटरप्रिटेशन आ रही है. देखो यस सर. अब इधर देखिए, 4th पॉइंट भी बोला था आपने. In case of guarantee, there is an existing debt or duty, the performance of which is guaranteed by the surety. Whereas in case of indemnity, possibility of any loss happening is only the contingency against which indemnifier undertakes to indemnify. हाँ इधर सुनो, गारंटी वाला जो है वो एक एग्जिस्टिंग डेट हो सकता है. सुनो, मेरी गारंटी पे दो चीजें समझना ध्यान से. दो चीजें होती है. एक होता है कि मैंने बैंकर को बोला कि आपको लोन दे दे, मेरी गारंटी है. तो ये एक नई ट्रांजेक्शन हो रही है. जल्दी बोलो हाँ या ना. एक नई ट्रांजेक्शन हो रही है. मैंने बैंकर को बोला आपको लोन दे दे, श्योरिटी ने बैंकर को बोला क्रेडिटर को कि डेटर को लोन दे दे. ये नई ट्रांजेक्शन हो गई. कभी कभी क्या होता है कि पुरानी ट्रांजेक्शन होती है और उसके अंदर क्या होता है, पुरानी ट्रांजेक्शन होती है लेकिन सामने वाला गारंटर मर गया. अब बैंकर बोलता है भाई दूसरा गारंटर लेके आओ. तो जो सेकंड गारंटर आया है, क्या वो नई ट्रांजेक्शन के लिए आया कि एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन के लिए आया? जल्दी बोलो. जो सेकंड गारंटर आया, पहला वाला मर गया, वो एग्जिस्टिंग के लिए आया, राइट? तो इसका मतलब गारंटी में देयर कैन बी एग्जिस्टिंग डेट आल्सो. नए ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन भी हो सकती है. ये बात सबको समझ आई बेटा? जल्दी से बताएंगे प्लीज. नई ऑब्लिगेशन भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन भी हो सकती है. लेकिन कहता है, लेकिन इंडेमनिटी में कहता है कंटिंजेंसी होती है. कंटिंजेंसी, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सोचो हाँ या ना. अगर मगर होता ना, अगर मगर, सोचो. ठीक है जी, ओके डन. तो कंटिंजेंसी मतलब मे और मे नॉट, मे और मे नॉट. यस सर. अब हम चलते हैं आगे. अब आप मेरे को एक बात बताइएगा पहले, ठीक है? कहता है श्योरिटी हैज राइट्स. अब श्योरिटी के राइट्स की बात कर रहा है, पहले वो भी देख लेते हैं कि श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं. 1 मिनट ले लूं, थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो रहा है. 1 मिनट दे दो बस. ब्रेक में मैंने इनहेलर लिया था, उससे ज्यादा ले नहीं सकता हूँ. 2 मिनट दे दो, सांस आ जाए. तब तक बच्चों के व्हाट्सएप देख रहा हूँ, मेल देख रहा हूँ. देखो जी, कहता है सर श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट क्रेडिटर.
श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी को ना हम अभी साइड करते हैं, अभी हमें पता ही नहीं क्या है। क्रेडिटर और डेटर को पकड़ते हैं पहले। सबसे पहले एक चीज बताओ, क्या श्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, श्योरिटी को इधर देखिए, इधर इधर इधर, ये है श्योरिटी, ये है क्रेडिटर, ये है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के पास गया था कि मेरे को 1 लाख का लोन दे दो, और ये पकड़ो मेरी 1.5 लाख रुपए की चेन, मतलब मेरी 1.5 लाख रुपए की चेन पकड़ो, ये 1.5 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ो, और मेरे को लोन दे दो 1 लाख का। ठीक है जी। इसने कहा देख भाई, गोल्ड की चेन तो ठीक है, तू गिरवी रख रहा है, पहले बताओ क्या ये प्लेज वाला केस हो रहा है? सोचो, जो आपने ब्रेक से पहले पढ़ा था, बेलमेंट एंड प्लेज, क्या ये प्लेज वाला केस हो रहा है? राइट, प्लेज वाला केस हो रहा है। लेकिन 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 यहाँ पर श्योरिटी, यहाँ पर क्रेडिटर बोलता है देख भाई ये तो ठीक है, ये तो मैं रखूंगा ही रखूंगा गिरवी, फिर भी ना तेरे पे भरोसा नहीं है, एक गारंटर भी लेके आ। तो इसने कहा गारंटर क्यों? बोला उसके बिना नहीं दूंगा, ले जा अपनी चेन, नहीं देता लोन। इसने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर ये गारंटर आ गया इसके पास, मतलब गारंटर को, श्योरिटी को ये लेके आ गया। नाउ माय पॉइंट, और इसने अपनी गारंटी दे दी। नाउ माय पॉइंट इज कि ये गारंटी है, प्लेज है, या बोथ है? बस मुझे इतना जवाब दो। फिर इसने इसको 1 लाख का लोन दिया ना, ये गारंटी है, प्लेज है, या बोथ है? जल्दी बोलो। ये बोथ है, गारंटी भी है और प्लेज भी है। सिंपल है, गारंटी भी है और प्लेज भी है। अब सुनो ध्यान से जो कह रहा हूं, कहता है श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है, श्योरिटी के इसके अगेंस्ट क्या क्या राइट है। राइट टू बी रिलीव्ड ऑफ लाइबिलिटी, कल को जब क्रेडिटर को किस्त नहीं आएगी वापस, तो क्या क्रेडिटर इसको बोलेगा, तो क्या ये इसको डंडा नहीं देगा, चल यार किस्त दे टाइम पे, बार बार तू किस्त तेरी जाती नहीं, वो मेरे को सुनाने आ जाता है, टाइम पे दिया कर किस्त। क्या राइट है श्योरिटी का ये बोलने का कि भाई तू लाइबिलिटी अपनी टाइम पे डिस्चार्ज कर, तेरे चक्कर में मेरी मेरी भी लग जाती है, मेरा भी सिविल खराब हो रहा है, सिविल स्कोर होता है, या तेरे चक्कर में मेरी भी इंसल्ट होती है यार। तो क्या ये इसको बोल सकता है? इसको बोल सकता है भाई मेरा राइट है कि मैं लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हूं, तू फटाफट से अपना लोन उतार ताकि मेरे सर से तलवार लटकी, जो लटकी हुई हटे। यस, तो ही हैव अ राइट टू बी रिलीव्ड ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, अगर ये रिलीव नहीं होता, अगर ये पैसे देता ही नहीं है, ये डिफॉल्ट मार देता है इसको, फिर इसको देने पड़ते हैं, तो फिर क्या इसको राइट है कि ये इससे रिकवर करेगा? सोचो, क्या इसको राइट है कि रिकवर करेगा? सोचिए। तो राइट टू इंडेमनिटी, ये बात समझ आ गई? राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू रिकवर, रिकवरी, सोचो, राइट, या राइट टू बी रीपेड, रीपेड। अच्छा, राइट तो है, ठीक है, लेकिन इधर समझो, इधर इसने इसको डिफॉल्ट किया, इसने इससे मांगे, फिर इसने इसको पे कर दिया। अब जो इसके पास चेन पड़ी थी 1.5 लाख रुपए की गोल्ड की, भाई वो चेन भी तो इसके पास आ जाएगी। सोचो हाँ या ना? जब इसको इसका 1 लाख मिल गया, जब इसने इसको 1 लाख पे कर दिया, क्या वो चेन जो ये वाली गोल्ड था, क्या ये गोल्ड अब इसको दे देगा? सोचो हाँ या ना? सोचिए, जब श्योरिटी ने लोन उतारा तो श्योरिटी के बाद वो गोल्ड चेन भी तो आ जाएगी बॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गोल्ड चेन जो इसके पास आ गई, क्या राइट है उसको लियन करने का? इफ लियन ऑफ द गुड्स इफ एनी, अगर कोई गुड्स इन्वॉल्व थे जैसे कि इसमें थे, तो क्या अब इसको ये लियन करके रखेगा जब तक ये इसको ब्याज के साथ पैसा वापस नहीं कर देता? सोचो हाँ या ना? सोचिए। यस, तो श्योरिटी के पास 3 राइट हुए। पहला, वो डेटर को कह सकता है भाई लोन उतार। दूसरा दूसरा वो खुद लोन उतार देता तो लोन की रिकवरी करेगा। तीसरा, जब तक लोन की रिकवरी नहीं होती, अगर कोई गुड्स थे जो इसने इसके पास गिरवी रखे थे, वो इसके पास आ गए, अब वो ये गुड्स अपने पास रखेगा। एम आई क्लियर विद दिस? बोलिए बेटा, क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। अब यहां मेरी एक बात सुनिएगा, यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है मेरा, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें ना एक लाइन बोलता हूं मैं जनरली, जो मैं अभी यहां लिख रहा हूं आपके लिए। वो लाइन क्या है देखिए, ऑन मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर, on behalf of, on making payment to the creditor on behalf of principal debtor,
श्योरिटी शैल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। कितने लोगों को ये वाली लाइन समझ आई? ऑन मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे श्योरिटी ने पैसे दे दिए तो फिर श्योरिटी शेल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब जैसे इसके लिए पहले ये क्रेडिटर था और इसने इसके पैसे देने थे, अब इसके लिए मैं क्रेडिटर हो जाऊंगा और इसको मेरे पैसे देने पड़ेंगे श्योरिटी के। क्लियर है बेटा सबको? बोलिए बोलिए। राइट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट टू इक्विटी। क्या बोलते हैं? राइट टू इक्विटी। और जब ये राइट टू इक्विटी आया, क्योंकि अब श्योरिटी जो है वो स्टेप कर गया इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, मतलब श्योरिटी अब क्रेडिटर के जूतों में आ गया, मतलब क्रेडिटर की जगह पे आ गया, मतलब अब ये नया क्रेडिटर हो गया एक तरीके से। तो क्या राइट टू इक्विटी है? हाँ। अब राइट टू इक्विटी लीड्स टू राइट ऑफ सबरोगेशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया? राइट टू इक्विटी लीड्स टू राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब होता है रेसिडुअल राइट या राइट ऑन रिमेनिंग। क्या बोलते हैं हम? रेसिडुअल राइट या राइट ऑन रिमेनिंग। अब सर रेसिडुअल राइट या राइट ऑन रिमेनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा जो आपको बोल रहा हूं, ठीक है? आप ये बताइए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ी को हालत देखी, गाड़ी रिपेयरेबल नहीं थी, उन्होंने आपकी गाड़ी की पूरी वैल्यू आपको दे दी। अब वो जो एक्सीडेंटल कार है, आपको तो गाड़ी के पूरे पैसे मिल गए, अब वो जो एक्सीडेंटल कार है उस पर आपका राइट है या इंश्योरेंस कंपनी का राइट है? जल्दी बोलो। जो कंडम गाड़ी है अब उस पर आपका राइट है या इंश्योरेंस कंपनी का राइट है? आपको तो आपके पैसे मिल गए, उसमें इंश्योरेंस कंपनी का राइट है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी का राइट है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। इन द सेम मैनर क्रेडिटर, भाई तेरे पास चेन पड़ी थी गोल्ड की, हाँ, हमने तेरे को तेरे पैसे दे दिए, श्योरिटी कहता मैंने तेरे को 1 लाख दे दी, हाँ, अब वो चेन पे तेरा राइट है कि मेरा राइट है? अब वो चेन पे तेरा राइट है कि मेरा राइट है? तेरे को तो तेरे पैसे मिल गए ना, हाँ, तो वो चेन पे मेरा राइट है, हाँ, तो वो क्या हुआ? सबरोगेशन। अब मेरी लाइन सुनना जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि श्योरिटी क्रेडिटर को पे करने के बाद क्रेडिटर के शूज में आ गया, तो इसलिए क्रेडिटर के बाद जो चेन गिरवी पड़ी थी उस पे भी श्योरिटी का ही राइट हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? क्योंकि श्योरिटी क्रेडिटर की जगह पे आ गया तो इसीलिए जो श्योरिटी है उसी का राइट हो जाएगा उस गोल्ड की चेन पे भी। तो राइट टू इक्विटी मतलब वो उसकी जगह पे आ गया। एंड इट लीड्स टू राइट ऑफ सबरोगेशन, मतलब क्योंकि वो जो गोल्ड जो कुछ पड़ा था, जो भी सामान पड़ा था रिमेनिंग, उस पे राइट किसका हो जाएगा? उसी श्योरिटी का हो जाएगा, बिकॉज श्योरिटी इज अ न्यू क्रेडिटर। क्लियर है बेटा सबको? बोलेंगे जल्दी? राइट सर, इतनी बात हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई। राइट सर, इतनी बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। डन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है प्लीज। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो एक बार पहले आप क्या करेंगे, पहले एक बार इसको पढ़िए, ये वाली लाइन समझ आई, दोबारा पढ़िए एक बार इसको। ये समझ आया? पढ़िए। ओके राइट। अब इधर देखिएगा, इधर इसने डिफॉल्ट किया, पॉइंट नंबर 4। इसने इससे डिमांड किया, पॉइंट नंबर 5। इसने इसको पे किया, पॉइंट नंबर 6। जैसे ही पे किया अब राइट टू इक्विटी आ गया, पॉइंट नंबर 7। अब क्योंकि राइट टू इक्विटी आ गया तो चेन इसको मिलेगी, अब दैट इज राइट टू
सब्रोगेशन, और अब इसकी लाइबिलिटी इसके टुवर्ड्स है। अब ये इसको पे करने के लिए लाइबल है, क्यों? क्योंकि ये उसके शूज में घुस चुका है, राइट। अब एक बार इनको पूरे को पॉइंट वाइज पढ़ो, देखो क्लियर है। इसने कहा 1.5 लाख का गोल्ड ले लो, लोन दे दो। इसने कहा गारंटर लेके आया, ये गारंटर लेके आया, इसने लोन दे दिया। इसने रीपे नहीं किया, इसने पैसे इससे मांगे, इसने दे दिए। जैसे इसने दिए, चेन इसके पास आ गई। तो जैसे ही इसने पैसे दिए, चेन इसके पास आ गई, तो मतलब राइट टू इक्विटी आया, क्योंकि ये क्रेडिटर की जगह पे आ गया था पे करके, इसी वजह से सब्रोगेशन आया। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, 7, ये 8वां होगा, 8वां, ये 9th होगा, 9th, और फिर ये होगा 10th, ये होगा 10th, ये होगा 11th। पढ़ के देखो, सही कह रहा हूं? अब इस पूरे को पॉइंट वाइज पढ़ के देखो, क्लियर है? क्लियर है जी सबको? सर 9th एक बार और, सब्रोगेशन का मतलब होता है राइट ऑन रिमेनिंग। द वर्ड सब्रोगेशन मीन्स राइट ऑन रिमेनिंग। जब आपको आपके पैसे मिल गए तो रिमेनिंग चीज में मेरा राइट है। जब आपको आपके पैसे मिल गए तो रिमेनिंग चीज में मेरा राइट है। जब श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, तो क्या क्रेडिटर को कोई भी राइट है वो चेन अपने पास रखने का गोल्ड की? बस ये बताओ। जब श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, तो क्या क्रेडिटर को कोई भी राइट है वो चेन अपने पास रखने का? नहीं है। उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपने पास चेन रखे। तो क्योंकि उसको राइट नहीं है, क्योंकि उसको राइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उसको राइट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो राइट किसके पास आ गया? श्योरिटी के पास आ गया। उसी को तो सब्रोगेशन बोला जाता ना। हैव यू गॉट योर पेमेंट? यस। तो जो भी अब बची कुची चीज है उसमें मेरा राइट है, रेसिडुअल राइट, रिमेनिंग राइट मेरा है। आप बाहर हो गए पिक्चर से, खत्म। भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको वो पैसे दे दिए पूरे, वो एक्सीडेंटल गाड़ी जाने, इंश्योरेंस कंपनी जाने, क्या मतलब है? आपको पता है, जैसे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हेडलाइट टूट गई। अब मैंने, जब इंश्योरेंस था तो हेडलाइट वगैरह जो है वो नहीं डली। पुरानी वाली हेडलाइट वो निकाल के हमको थोड़ी देते हैं। हमारी हेडलाइट चेंज होगी, क्या पुरानी वाली हेडलाइट वो निकाल के हमको देंगे? नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो अपने आप कबाड़ में बेचेगी। क्लियर है बेटा? ओके, डन। इसी प्रकार यहाँ क्रेडिटर को पैसे मिल गए। अब क्रेडिटर को पैसे मिल गए तो ये श्योरिटी जो है वो कहेगा तेरे को पैसे मिल गए, हाँ अब वो घड़ी मेरे को दे भाई, या वो चेन मेरे को दे, वो गोल्ड मेरे को दे, तेरे को कोई मतलब ही नहीं है उससे, सिंपल। ओके जी, अब देखो क्या कह रहा है। कहता है सर श्योरिटी का क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है? क्रेडिटर के अगेंस्ट मतलब अब इसका इसके अगेंस्ट क्या राइट है? समझ आ रही है बात? इन दोनों का श्योरिटी का क्या राइट है इसके अगेंस्ट? देखिए श्योरिटी का क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, क्या कह रहा है? कहता है सर जो क्रेडिटर है इसके अगेंस्ट क्या राइट है? पहला कहता है सर राइट्स दो हैं, एक है बिफोर द पेमेंट, बिफोर पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट, एक है आफ्टर पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। अब सुनना ध्यान से, इधर ये है बिफोर वाला राइट और ये दोनों है आफ्टर वाले राइट। ये है बिफोर वाला राइट, ये दोनों है आफ्टर वाले राइट। ये एक्चुअली में दो हेडिंग्स आनी थी, ये दो हेडिंग्स आनी थी, और ये दो हेडिंग्स के अंदर, इसके अंदर ये आना था, इसके अंदर ये। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? डायग्राम गलत बना हुआ है, समझ गए? डायग्राम गलत बना हुआ है। हेडिंग आनी थी बिफोर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट। बिफोर पेमेंट में ये आना था सेट ऑफ, और आफ्टर पेमेंट में ये आना था। क्लियर है? बोलो। मैं थोड़ा एरो ऐसे बना लूं, देखो इधर देखो, इसके अंदर ये आना था और इसके अंदर ये दोनों आने थे, सिंपल। ठीक है, राइट। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं।
पहले सुनिए, क्या ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूं? अभी समझाए थे मैंने, इक्विटी एंड सब्रोगेशन अभी समझाए थे। इक्विटी एंड सब्रोगेशन अभी समझाए कि भाई मैं तेरी जगह पे आ जाऊंगा, भाई तू अपनी जगह छोड़, तेरी जगह पे मैं आ गया, और क्योंकि तेरी जगह पे मैं आ गया इसलिए चेन भी छोड़ गोल्ड की। क्लियर है ना? अब तेरे को तेरे पैसे मिल गए, अब तेरी जगह पे मैं आ गया, अब तेरी जगह पे मैं आ गया, तेरे को पैसे मिल गए, तू पिक्चर से बाहर, अब तेरी जगह पे मैं आ गया, ये इक्विटी है, और क्योंकि मैं आ गया तो इसलिए चेन भी मेरी है, सब्रोगेशन है। समझ आ गई बात सबको? क्लियर है? राइट? अब बिफोर पेमेंट की बात करते हैं। सुनो, बिफोर पेमेंट, मेरे कहने पे, श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर ने डेटर को कितना पैसा दिया था? श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर ने डेटर को कितना पैसा दिया था? श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर ने डेटर को कितना पैसा दिया था? 1 लाख। अब ये दे नहीं रहा, ये डिफॉल्ट कर रहा है, ये पैसा दे नहीं रहा, 1 लाख रुपए दे नहीं रहा। ये इसने मेरे को बोला, हो, मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे से मैंने 10 लाख लेने हैं ना, काट ले, 1 लाख 9 लाख रह गए, अगले महीने 9 लाख का इंटरेस्ट दियो, 10 का मत दियो, चल मजे कर। कैन आई डू दैट? अगर मैंने इससे कुछ पैसे लेने हैं, क्या उसमें से एडजस्ट करा सकता हूं? बोलो। बिल्कुल करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ। उसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ। तो कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई? जल्दी बताएंगे। कितने लोग को ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि पे करने से पहले मैं कह सकता हूँ चल यार सेट ऑफ कर ले, सेट ऑफ हो गया मतलब पे हो गया, कल 1 लाख तेरा गया, अब मैंने तेरे से 9 लाख लेने हैं। और इक्विटी का मतलब चल अब तेरे पैसे आ गए, हाँ, अब मैं तेरी जगह आ गया, हाँ, अब वो लाइबिलिटी उसकी मेरे टूवर्ड्स हो गई, हाँ, चल फिर गोल्ड की चेन पे दे। समझ आई बात? 1 लाख काट ले, जो तेरे से मैंने लेना है उसमें से 1 लाख काट लिए, हाँ, चल अब मैं तेरी जगह आ गया, हाँ, चल अब वो चेन दे, शाबाश। समझ आ गई बात? 1 लाख काट ले, अब मैं तेरी जगह आ गया, चेन ले ले, शाबाश, चेन दे जल्दी। क्लियर है ना सबको? बोलेंगे यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी हुआ क्या, मैं आपको एक बार बताता हूँ। सीजन चेंज हो रहा है ना, थोड़ा गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, और दिल्ली में थोड़ा पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, और मैं थोड़ा सा एस्थमेटिक भी हूँ, थोड़ा सा क्या, मैं तो ज्यादा वाला एस्थमेटिक हूँ, तो मेरे को थोड़ी तकलीफ रहती है। मेरे ख्याल से कल परसों रात को मैं सारा दिन हॉस्पिटल में था, कल सुबह सुबह आया था। कल रात को मेरे इन लॉज आए मेरा हालचाल पूछने, कल रात की बात है, कल रात को मेरा इन लॉज आए मेरे हालचाल पूछने, तो मेरे ख्याल से आएंगे 10 साढ़े 10 बजे। कल मेरी लास्ट क्लास 8:30 बजे के बाद मैंने ली नहीं थी, मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो इन लॉज आए हालचाल पूछने के लिए। अब हालचाल पूछने आए तो ऐसी बात हुई, क्या हाल है, ठीक है जी, तो नेबुलाइजर ले रहा था उनके सामने। मतलब आप लोग को ना पता नहीं है, मेरी हालत कभी कभी ऐसी हो जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया जानती है इस वाले अमित वोरा सर को, ठीक है, दुनिया इसको जानती है, ठीक है, कि भाई बंदा है, ठीक है, बढ़िया बंदा है, लाइफ अच्छी है ना, घूमता फिरता मजे करता है। जिंदगी की सच्चाई मेरी ये नहीं है, मेरी जिंदगी की सच्चाई है ये मेरे को दिन में 4 बार लेना पड़ता है, मैं इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाता। समझ लो, मेरी लाइफ की सच्चाई तो ये है, मैं इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाता। हालांकि बचपन से ले रहा हूं, तो अब तो खैर आदत हो गई है। मतलब आई एम टेकिंग दिस फॉर लास्ट 30 से, जब से पैदा हुआ तब से ले रहा हूँ, मतलब 37 ईयर्स। तो ससुराल वाले आए तो मैं नेबुलाइजर ले रहा था। अब नेबुलाइजर ले रहा था तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कभी कभी तकलीफ होती है। तो फिर नेबुलाइजर लेके ना, अगर आपके घर में किसी को अस्थमा हो या किसी नियर बाय को आपने देखा हो, तो नेबुलाइजर लेने के बाद सांस थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा आ जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेज होती है गोली खा लो, सेकेंड स्टेज होती है आप इनहेलर ले लो, छोटा सा पंप होता है इनहेलर, वो ले लो। थर्ड होती है आप नेबुलाइजर ले लो, फोर्थ होता है इंजेक्शन लगा लो। तो वो इंजेक्शन मेरे को कभी कभी आजकल पिछले हफ्ते में 3 बार लगे। तो इन लॉज आए थे तो कह रहे क्या हाल है, मैं बढ़िया है जी, चल रहा है। कह रहे ध्यान नहीं रखते अपना, ये वो। मेरी मदर इन लॉ ने बोला मैं बढ़िया है यार, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं हो, तो बचपन से ही पता ही है। तो मैंने कहा और सुनाओ, कहते डॉक्टर तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा, मेरा जो डॉक्टर है मेरा, वो मेरे इन लॉज ने ही मुझे रिकमेंड किया था। मैं कहा आप ही का डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है,
समझ रहे हो, मतलब जो डॉक्टर है वो मेरे इन लॉज ने रिकमेंड किया था, हो गया इसको भी 1.5-2 साल हो गए, लेकिन मेरा उससे बड़ा प्रेम प्यार हो गया, बड़ी अच्छी दोस्ती है। अभी क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जब क्लिनिक पे जाते हैं, उसके मतलब उसके हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक भी है हॉस्पिटल भी है, तो मेरे इन लॉज जब जाते हैं तो जैसे नंबर है, लाइन है, वो सब होता है। मेरे साथ उल्टा सीधा है, वो मुझे फोन करता है, यार अमित कहाँ पे है तू, कब मिल रहा है, मिलना है, बड़े दिन हो गए, है ना। अब मेरी वाइफ जो है, मेरी वाइफ जब वो यहाँ आता है, ऑफिस भी आता है, घर भी आता है, कभी कभी हम ड्राइव पे भी चले जाते हैं, तो जब आता है तो मेरी वाइफ दिखती है यार, वो इनको बड़ा पूछता है। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स जाते हैं तो वो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, समझ आ रही है बात। लाइन में लगे रहते हैं, 1.5 घंटे की वेटिंग है तो 1.5 घंटे की वेटिंग है, पैसे वैसे भी लेता है उनसे, पैसे वैसे भी। तो ऐसी कल बात हुई, तो उन्होंने ऐसे बोला, कहते आप तो जब मर्जी चले जाते हो इंजेक्शन वगैरह, तो वाइफ ने बोला, वाइफ से पूछा मेरी मदर ने, पैसे वैसे लेता है कि नहीं लेता है, तो मेरी वाइफ कहती नहीं, इनसे क्यों लेगा पैसे। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हमारे तो नहीं छोड़ता, हम तो 3 लोग दिखाते हैं, हमसे तो पूरे पैसे लेता है, हमें तो जल्दी भी नहीं देता। मैं बोलती भी हूँ कि अमित की मदर इन लॉ हूँ, हम नहीं मिलवाया था। कहता आंटी थोड़ी देर वेट करो प्लीज, लाइन है। कह रहे हमको तो कोई भाव नहीं देता। कहती मम्मा आपको नहीं पता, इनका तो बड़ा ध्यान रखता है वो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा आई मीन टू से, कि कभी कभी क्या होता है, जब आप रिलेशनशिप में आते हो, वेदर इट्स श्योरिटी या क्रेडिटर का रिलेशन है, श्योरिटी और डेटर का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, तो उसके अंदर कई रिलेशंस में ना आपको सेट ऑफ मिलता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा कि भाई श्योरिटी जो है, जो श्योरिटी है, मैंने इसको बोला, क्रेडिटर को बोला कि मैंने जैसे 10 लाख रुपए लेने हैं ना, हाँ चले 1 लाख रुपए काट ले। यहाँ सवाल ये भी आ सकता है, सर अगर ये दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं तो इसने 1.5 लाख की चेन ही क्यों रखवाई, इसे 1.5 लाख की चेन ही क्यों रखवाई, इसका तो नाम ही काफी था। अभी जैसे क्या हुआ, मेरा जो डॉक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसे ना अभी कोई एक लैपटॉप लिया, तो उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं है, तो जीएसटी डॉक्टर्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको जीएसटी बचाना था, तो उसने मेरी कंपनी के नाम पे ले लिया। तो अब कल ऐसी बात हुई ना, मेरी मदर इन लॉ ने जब बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है, वो ना मेरी वाइफ ने बोला हमसे पैसे वैसे नहीं लेता, हमें तो दवाइयां भी ऐसे देता। तो मेरी वाइफ ने बोल दिया, मेरी मदर हमसे तो लेता। मैं कहा सुनो यार, मैं भी पैसे देता हूँ भाई, वो उसने मेरे से लैपटॉप लिया था, उसने मेरे को 1.5 लाख रुपए देने हैं, वो हर विजिट के मेरे से 1000 रुपए काट लेता है, हर विजिट के 1000 रुपए काट लेता है, वो सेट ऑफ हो रहा है, बाद में वो मेरे को पैसे देगा नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से कि ऐसे रिलेशंस बड़े कम देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर ने पेशेंट के पैसे देने हैं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने पेशेंट के 1.5 लाख रुपए देने हैं। या ऐसे रिलेशंस बड़े कम देखने को मिलते हैं कि श्योरिटी है और श्योरिटी ने गारंटी दे रखी है, और जिस क्रेडिटर को दे रखी है उसी क्रेडिटर से उसने पैसा लेना है, और वो कह रहा है ठीक है तो टेंशन क्यों ले रहा है, नहीं आए ना उसके पैसे, हाँ नहीं आए, 10 लाख तूने 1 लाख दिया था, हाँ मैंने तेरे से 10 लाख लेना, हाँ कोई ना 9 लाख रह गए। तो ये जो सेट ऑफ वाला रिलेशनशिप है ना, ये श्योरिटी और क्रेडिटर में बहुत कम देखने को मिलता है। ये सेट ऑफ तो तभी करोगे ना यार आप, अगर आपने ऑलरेडी उससे कोई पैसे लेने हैं। सोचो अगर इसने इससे पैसे लेने ही ना हो, क्या ये सेट ऑफ कर पाएगा? सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसने इससे पैसे लेने ही ना हो तो क्या ये सेट ऑफ कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। समझ आई कहानी सबको? तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हर पॉइंट एप्लीकेबल होता हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हर पॉइंट एप्लीकेबल होता हो। अगर इसने ये पहले से इसको जानता है, इसने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसने इससे कोई पैसे लेने, तभी तो सेट ऑफ करेंगे ना यार। सेट ऑफ का मतलब क्या है, आपने मेरे पैसे देने, मैंने आपके देने, बैलेंस बराबर, बैलेंस करके बाकी पेमेंट कर दो, सिंपल। अब यह कह रहा है को श्योरिटी। अब यहाँ देखिएगा कभी कभी ना को श्योरिटीज भी आते हैं, सर सेट ऑफ डिफॉल्ट के बाद में ही होगा ना। दुर्गा जी कह रही है कि सर सेट ऑफ डिफॉल्ट के बाद ही होगा। ऑब्वियसली बात है, मैं श्योरिटी इसको क्यों बोलूंगा, श्योरिटी क्यों बोलेगा, मतलब इसको क्रेडिटर को कि भाई तू 1 लाख मेरे काट लियो, वो तभी बोलेगा ना जब इसकी लाइबिलिटी खड़ी होगी, और इसकी लाइबिलिटी तभी खड़ी होगी ना जब इसकी लाइबिलिटी, जब ये पे नहीं करेगा। सोचो इसने डिफॉल्ट किया, इसकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, सेकेंडरी लाइबिलिटी ना, पहले इससे मांगे पैसे, इसने नहीं दिया, डिफॉल्ट किया, इसकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। जब इसकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई तो इसने कहा ठीक है 1 लाख काट ले यार, रोक क्यों रहा है, 1 लाख काट ले, रोक क्यों रहा है। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी सबको? डन? यस सर। तो इतनी बात हमको क्लियर है, ठीक है जी। लेकिन मेरा जो दोस्त है डॉक्टर, वो बड़ा नाइस है। हमारे घर में एक डोमेस्टिक हेल्प है, जो दीदी, वो
बीमार हो गए थे, वो काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, तो उनका ट्रीटमेंट हुआ पूरा, और हम लोगों ने पूरा ट्रीटमेंट किया उनका। एंड हम लोगों ने बहुत मतलब लगे, काफी सारे पैसे लगे, तो हम लोगों ने उनका पूरा इलाज विलाज किया, दवाइयाँ ववाइयाँ ये सब हमने किया, टेस्ट वेस्ट, काफी पैसे लगे, ज्यादा नहीं मतलब 80-90 हज़ार रुपये लगे होंगे, 1 लाख लग गया होगा। तो जिनकी रेमनरेशन ही 10-12 हज़ार रुपये महीना है, अगर उनको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, वो कहाँ से करेंगे? तो वो जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने भी हेल्प की। जब उनको पता चल गया कि यार ये अमित की डोमेस्टिक हेल्प है भाभी की, और पैसे वैसे भी नहीं दे रहे हैं ये लोग उनसे, तो उसने अपनी फीस भी नहीं ली। समझ आई बात? जो उसकी फीस हो सकती थी वो उसने नहीं ली। जो उसकी मशीनों की जो टेस्ट की जो फीस होती है उसने वो भी नहीं ली। जो टेस्ट वगैरह बाहर से हुए, जो दवाइयां बाहर से आई, वो अलग बात है, पर उसने अपने एक भी चार्जेस नहीं लिया। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, अब ऐसी बात हो रही है तो बताता हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा खिचड़ी पकेगी लेकिन सुनना, मजा आएगा। मजा क्या आएगा? डॉक्टर कौन? जो मेरी मदर इन लॉ ने रिकमेंड किया है। समझ गए? डॉक्टर कौन? जो मेरी मदर इन लॉ ने रिकमेंड किया है ना, राइट? मेरे घर में जो अंजू दीदी हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प है, वो भी मेरी मदर इन लॉ के वहां पहले काम करते थे, और मेरी मदर इन लॉ की फैक्ट्री थी, वहां काम करते थे, फिर वो हमारे घर पे आ गए। तो अंजू दीदी कौन? जिनको रिकमेंड किया मेरी मदर इन लॉ ने। अब जब अंजू दीदी डॉक्टर के पास जाती है, वो फीस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो फीस नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि यार ठीक है, नॉर्मल क्लास है। मैं जाता हूँ, उसकी हिम्मत नहीं फीस मांगने की। मेरी मदर इन लॉ जाती है, वो फीस लेता, उनको बड़ा फील होता। समझ आ गई बात? पॉइंट समझ आ गया? कहानी क्लियर हो गई? मैं जाता हूँ, वो फीस नहीं लेगा। वो जो अंजू दीदी जाती है वो भी, मेरी मदर इन लॉ को लगता है ये वाली डोमेस्टिक हेल्प मैंने आपको दिलाई, डॉक्टर से मैंने आपको मिलवाया, सबसे पैसे नहीं लेता, सिर्फ मेरे से ही लेता। मैं मम्मी कर्म है अपने अपने। तो कभी कभी ना ऐसा मजाक मस्ती हो जाती है। अच्छा, अब इधर सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, इधर देखिएगा ध्यान से। पर पॉइंट ये है कि ही इज वेरी गुड डॉक्टर। अगर आपके घर में किसी को भगवान ना करे हो, लेकिन अगर ब्रीदिंग का इश्यू होता है ना, कभी दिल्ली में आना हो, तो ही इज वन ऑफ द जीनियस डॉक्टर्स। सुपर्ब है वो। मैं उसी की वजह से जिंदा हूं, नहीं तो मैं 2-2.5 साल पहले गलत जाता। डॉक्टर का नाम है हरीश भाटिया। अगर आप गूगल पे चेक करोगे ना, तो री ब्रीथ क्लिनिक दिल्ली हरीश भाटिया आ जाएगा। चेक करो गूगल पे, री ब्रीथ क्लिनिक डॉक्टर हरीश भाटिया, पक्का आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आया? डॉक्टर अच्छा है। कोविड में बहुत लोगों की जान बचाई इसने। हाँ, राजा गार्डन रजौरी। मुझे बस यही फील होता है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे को मिला होता तो शायद माँ जिंदा होती मेरी। अब इधर देखना ध्यान से क्या कह रहा है। अब कह रहा है सर को श्योरिटीज का मतलब क्या हुआ कि 2 श्योरिटी है। को श्योरिटीज का मतलब क्या हुआ? 2 श्योरिटी है या 3 श्योरिटी है, एक से ज्यादा श्योरिटी है। समझ गए? क्योंकि लोन अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए 2 गारंटर्स को लिया जा रहा है या 3 गारंटर्स को लिया जा रहा है। ये बात समझ आई? क्योंकि लोन अमाउंट ज्यादा है तो को श्योरिटीज को लिया जा रहा है। अब कहता है एक श्योरिटी के दूसरी श्योरिटी के अगेंस्ट क्या क्या राइट है। अब एक बार बताओ, मान लो 10 लाख का लोन है और 2 श्योरिटी है, तो दोनों की गारंटी कितने कितने की है? जल्दी बोलो। दोनों की गारंटी कितने कितने की है? जल्दी बोलो। अगर 10 लाख का लोन है, 2 श्योरिटी है, तो भाई दोनों की 5-5 लाख की गारंटी है, 5-5 लाख की। तो को श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ये बात समझ आई? को श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ये क्लियर है? को श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है? लाइबिलिटी, अच्छा ये तो हो गया सिंपल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो इक्वली। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने वो बोलता है मैं तो 4 लाख की गारंटी लूंगा, मैंने कहा अच्छा 6 लाख की मैं ले लूंगा, फिर हो सकता है क्या? फिर हो सकता है। अगर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो हो सकता है, सोचो। यस, हो सकता है। तो लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। तो अगर कुछ नहीं लिखा है, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो बोथ आर लाइबल टू इक्वल कंट्रीब्यूशन। और अगर लिखा है तो जो लिखा है वो होगा। ठीक है? यहाँ कहता है रिलीज ऑफ को श्योरिटी। अब सुनिएगा इधर ध्यान से, रिलीज ऑफ को श्योरिटी सुनिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भाई
इसने इसको 1 लाख का लोन दिया, हम 2 गारंटर थे, 2 श्योरिटी थे जिन्हें 50,000 की श्योरिटी दी, गारंटी दी थी। अब ये जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर इसने इससे मांगे, इसने दिए नहीं, ये हमारे पास मेरे पास आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार 1 लाख काट ले, चल तू 1 लाख काट ले। अब मेरा सवाल ये आता है कि इससे मैं 50,000 लूंगा और दूसरे वाले श्योरिटी से 50,000 लूंगा, क्या बात ठीक है? बताओ जल्दी बोलो। दूसरे वाले श्योरिटी से भी 50,000 लूंगा, हाँ या ना? राइट? वो ये कह सकता है तूने मेरी जगह क्यों दिए, मैंने कहा था तेरे को देने के लिए। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वी आर को श्योरिटीज। जब को श्योरिटी वर्ड आ रहा है ना, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 2 श्योरिटीज है, तो इसका मतलब है हम दोनों में से कोई भी एक दे देगा और वो दूसरे से बाद में ले सकता। दोनों दे दे 50,000 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दयावान होकर 1 लाख दे दिए तो बाद में मैं उससे ले सकता हूं। तो रिलीज ऑफ को श्योरिटी, क्लियर है जी? ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है कि भाई, ये मेरा राइट है, ये उसका भी राइट है ना। उसका राइट है कि जब मैंने पे कर दिया तो वो रिलीज हो गया। अब इधर समझो, इधर पहले ऐसे समझो, इधर जब मैंने 1 लाख पे कर दिए, क्या एक क्रेडिटर अब दूसरे वाले श्योरिटी से पैसा मांग सकता है? नहीं, नहीं मांग सकता, राइट? लेकिन क्या मुझे रिलीज करने के लिए मैं इसको बोलूंगा ना, चल भाई मेरी लाइबिलिटी रिलीज कर, मतलब अपनी लाइबिलिटी रिलीज कर, पैसे दे मेरे को, चल पैसे दे मेरे को, चल, हाँ या ना? सोचो, राइट? और ये वाला श्योरिटी इसको बोलेगा कि चल भाई अपने रजिस्टर से अब नाम काट, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया, एक श्योरिटी, 2 श्योरिटीज हैं या 3 श्योरिटीज हैं तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में बेयर करेंगे। लिखा है तो अलग अलग में बेयर करेंगे, एक नहीं सबके पैसे दे दिए तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, वो आपस में फिर एक दूसरे को रिलीज करते रहेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आ गई कहानी सबको? यस सर, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। यस सर, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब देखिएगा इधर ध्यान से, अब देखिए क्या कह रहा। मेरे को ना थोड़ा सा अभी ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म करूं, फिर रिमेनिंग टॉपिक्स में कल कराऊं। मतलब एजेंसी में 2 क्लासेस लगेंगी और इसमें भी हमें मतलब हो सकता है 4-1 घंटे और पढ़ाना। वैसे तो मेरा 8:30 बजे तक का स्केड्यूल है आपके पास आज, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी तो फिर मैं बाकी कल कराऊंगा। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना किसी को? ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना किसी को? मैं अभी दवाई पी रहा हूँ। एक बार ऐसी बहुत पुरानी बात है, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना किसी को? एक बच्चे ने कमेंट में लिखा, सर होगा भी तो हम उखाड़ क्या लेंगे आपका। शर्म आनी चाहिए, हद हो गई। बंदा सुबह से लगा हुआ, इज्जत नाम की चीज ही नहीं है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है इधर। यहां पर ना एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। एक ना टॉपिक होता है, कभी आपने सुना है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016? कभी सुना है आपने? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सीसी क्लियर करके आए हैं एग्जी में, 2-4 दिन ही हुए और मजे के लिए क्लास में बैठे हुए हैं अभी? कितने लोग हैं ऐसे जो अभी सीसी क्लियर करके आए हैं और मजे के लिए बैठे हुए हैं? निकिता कह रही है मी। निकिता के अलावा बाकी लोग नहीं है ऐसे कैटेगरी के? शाश्वत वगैरह कह रहे हैं सर हम तो सीसीड वाले ही हैं, हम तो सीसीड वाले ही हैं। अच्छा, प्रोफेशनल का कौन बैठा हुआ है? प्रोफेशनल का दीप कह रहा है नहीं सर हम मजे के लिए नहीं बैठे, हम सीट क्लियर करके आए हैं, लेकिन हम नॉलेज के लिए बैठे हैं। अच्छा, ग्रीनी इज देयर, ओके। ग्रीनी, कोमल और प्राची वगैरह नहीं आए। अब मेरी बात सुनना जो मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। एक ना कंपनी है, एक कंपनी है, इसने एक बैंकर से लोन लिया। सुनिएगा, एक कंपनी है, इसने एक बैंकर से लोन लिया। तो बैंकर ने इस कंपनी को लोन दिया, तो कैन आई से कि ये कंपनी कॉर्पोरेट डेटर हो गई? कॉर्पोरेट डेटर बोल सकता हूं मैं इसको? सोचो, बैंकर ने कंपनी को लोन दिया तो ये कंपनी कौन होगी? कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। अब जब बैंकर ने कंपनी को लोन दिया तो ये कॉर्पोरेट डेटर है। अब बैंकर ने जब लोन दिया था तो बैंकर ने कहा था किसी की गारंटी चाहिए, तो दूसरी कंपनी ने इस कंपनी की गारंटी दी थी। मतलब इस कंपनी ने इस बैंकर को गारंटी दी थी, तभी उसने उसको
10 करोड़ रुपए का लोन दिया। ये भी कंपनी है और ये भी कंपनी है, ठीक है, क्लियर है, दोनों कंपनी है। अब ये वाली कंपनी ने डिफॉल्ट किया। जब ये वाली कंपनी ने डिफॉल्ट किया, मतलब जिसने लोन लिया था उसने डिफॉल्ट किया, ये जो बैंकर है ये केस कर सकता है, या ये बैंकर ना नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, और उसको जाके बोल सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को कि आप इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। समझ आ गई बात? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करो, ये पैसे वैसे दे नहीं रहा है मेरे, इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करो। अब मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब यहां पर एक सवाल आता है कि बैंकर इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग करा सकता है आईबीसी में, या इसके अगेंस्ट भी करा सकता है। समझ आ रही है बात? ये भी एक कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल ये टाटा टी लिमिटेड है, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड है, तो टाटा टी लिमिटेड को लोन चाहिए था, टाटा मोटर्स ने गारंटी दी थी, पैसे आए नहीं। अब ये बैंकर जो है ये एनसीएलटी के पास जा रहा है कि मालवाड़ी कंपनी ने दे दी, इसका दिवालिया निकालो। अब ये जो बैंकर है क्या ये इसी कंपनी के अगेंस्ट जाएगा, या इसके अगेंस्ट जा सकता है, या दोनों के अगेंस्ट जा सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मेरा एक सवाल है, सुनो सुनो इधर सुनो। बैंकर इस कंपनी के अगेंस्ट गया और इसके अगेंस्ट नहीं गया, चलेगा क्या? बैंकर इसका दिवालिया निकलवाने के लिए गया, इसके लिए नहीं गया, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, बोलो। जिससे पैसे लेने हैं उसके अगेंस्ट चला गया एनसीएलटी के पास, इसके अगेंस्ट नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बैंकर जो है, बैंकर वो दोनों के अगेंस्ट चला गया, जो जिसने लोन लिया उसको भी घसीट रहा है इंसॉल्वेंसी के लिए, इसके पास गया था कि वो रीपे नहीं कर रहा है, इसने कहा मैं क्या करूं, मैं भी नहीं करता, ये इसके अगेंस्ट भी, इसने कहा छोड़ूंगा नहीं सालों, दोनों को लटकाऊंगा, दोनों के अगेंस्ट चला गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि बैंकर दोनों के अगेंस्ट चला गया। अब मेरा तीसरा सवाल है, सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना। ऐसा हो सकता है कि बैंकर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट तो नहीं गया, जिससे पैसे लेने जो डिफॉल्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट नहीं गया, उसकी खुंदक इसका साले तेरे को नहीं छोड़ूंगा, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इसके अगेंस्ट कर रहा है, गारंटर के अगेंस्ट, डेटर के अगेंस्ट नहीं कर रहा, मतलब जिससे पैसे लेने उसके अगेंस्ट नहीं कर रहा, सीधा गारंटर की लगाने में लगा हुआ। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज 1000% यस, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन सर क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? अब इसका जवाब आईबीसी में नहीं है। जब मैं आईबीसी पढ़ाता हूं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां नहीं मिलता इसका जवाब। इसका जवाब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलता है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो क्या कह रहा है इधर, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। कहां गया भाई? आजा, जल्दी आजा। देखो, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। कोएक्सटेंसिव मतलब गोज हैंड इन हैंड, पैरेलल। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लाइबिलिटी कोएक्सटेंसिव है, इसका मतलब है कि बोथ आर लाइबल, मेरे लिए दोनों कल्प्रिट है। अब मैं इस पे केस करूं, इस पे करूं, या दोनों पे करूं, मेरी मर्जी है। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, करना है तो दोनों पे कर दो, एक पे करना है एक पे कर दो, इस पे करो इस पे करो, आपकी चॉइस है। पर ऐसे मत करना पहला केस इस पे कर रहे हो, 2 महीने बाद इस पे, वो ड्रामा नहीं होगा। करना है दोनों के अगेंस्ट इकट्ठे कर दो, करना है पहले इस पे कर दो, दूसरे को छोड़ दो, इस पे कर दो, दूसरे को छोड़ दो। पर पहले इस पे कर रहा हूँ, बाद में 2 महीने बाद इस पे करूंगा, या इस पे कर रहा हूँ अगले महीने पे, वो नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए। इसको ना इससे खुंदक नहीं है, इससे खुंदक है। कह रहा बेटा डेटर तो चला गया ना, वो मजे ले, मैं श्योरिटी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप बिना डेटर को केस के श्योरिटी पे केस कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि आपकी नजरों में दोनों कल्प्रिट है, आपकी नजरों में दोनों डिफॉल्टिंग पार्टी है, दोनों की लाइबिलिटी कोएक्सटेंसिव है श्योरिटी की। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा कि श्योरिटी पे केस करने के लिए डेटर पे केस होना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्लियर है सबको? मैंने कई बार ऐसा देखा है, सुन लो बड़े ध्यान से, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि क्रेडिटर जो है वो एक शहर में है,
श्योरिटी भी उसी शहर में है, प्रिंसिपल डेटर 7 समुंदर पार है या मतलब दिल्ली में है, ये बंदा बॉम्बे में है, ऐसा होता है। तो क्रेडिटर कहता है यार अब मैं बॉम्बे जाके क्या पकड़ूं, सारा इसी को दिल्ली वाले को ही रगड़ता हूं ना। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि डोंट एवर थिंक कि क्रेडिटर जो है अगर उसे गारंटर पे केस करना है तो उसके लिए डेटर पे पहले केस होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। समझ आ गई बेटा बात सबको? एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, इतनी बात हमें अच्छे से समझ आ गई। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिए। अब चलते हैं आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिटर ने और श्योरिटी ने क्रेडिटर को बोला कि तू इसको, प्रिंसिपल डेटर को 5 लाख रुपए का लोन दे दे 10% ब्याज पे, और ये तेरे को 5.5 लाख रुपए रिपे करेगा। नहीं करे 1 साल बाद तो मैं तेरे को 5.5 लाख रुपए दे दूंगा। क्या ये वैलिड है? जवाब दो, क्या ये वैलिड है? बोलिए बेटा, हाँ या ना, जल्दी बोलेंगे। श्योरिटी ने क्रेडिटर को बोला कि पैसे नहीं दे रहा तो मैं दे दूंगा, चलेगा? 5 लाख का लोन दे दे, अगर ये 5.5 लाख वापस नहीं करता है तो मैं दे दूंगा लेकिन 2.5 लाख। क्या ये भी चलेगा? क्या ये चलेगा? भाई 2.5 लाख के लिए गारंटी मिली है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने कहा था ना, फिर वो दूसरे फिर ये बोलेगा ठीक है भाई ये 2.5 लाख की गारंटी ले रहा है, ये इसको बोलेगा भाई बाकी के लिए 3 लाख के लिए दूसरा श्योरिटी लेके आ। तभी तो को श्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया था ना अभी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? 100% हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जेन्युइनली हो सकता है। अब हमारा यहां पर तीसरा सवाल आता है, क्रेडिटर जो है, श्योरिटी उसको बोलता है 5 लाख का लोन दे दे, ये 5.5 लाख देगा, नहीं देगा तो तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को 6 लाख दूंगा। 6 लाख, वो 5.5 नहीं देगा ना, मैं 6 दूंगा तेरे को। क्या वैलिड है? इज इट वैलिड? नो। श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी से लेस देन या इक्वल टू हो सकती है, उससे हायर कभी नहीं हो सकती, याद रहेगा। उसने 5.5 लाख देने हैं, मैं 5.5 लाख दूंगा, ठीक है। उसने 5.5 लाख देने हैं, मैं 2.5 लाख दूंगा, ठीक है। उसने 5.5 नहीं दिए, मैं 6 लाख दूंगा, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर उसने बोला और उसने दिए 5.5, कल को क्या ये केस कर सकता है 50,000 के लिए? नहीं कर सकता। एम आई क्लियर विद दिस? बोलेंगे बेटा? एम आई क्लियर? यस सर। तो इतनी बात हमको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गई, ठीक है जी। देखिए अब इधर देखिए, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इक्वल टू द लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिटर, चलेगा? चलेगा? लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटीज लाइबिलिटी, ऐसा आएगा अपोस्ट्रोफी, श्योरिटीज लाइबिलिटीज लिमिटेड, चलेगा? मतलब उससे कम में चलेगा? हाँ। श्योरिटीज लाइबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, क्लियर है ना? कैन नॉट बी मोर देन दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। Surety can claim payment from co-surety if made payment to creditor on his behalf, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर रिलीफ में। Right of surety is after this kind of contract, ये तो बेकार है। हाँ जी, तो यहां तक बात समझ आ गई हमको? क्लियर है बेटा सबको? किसी को भी कोई डाउट इसमें? एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट? यस सर, क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। आज की क्लास को हम यहां रोकते हैं।